नमस्कार, इंडिया न्यूज के खास शो किस्सा कुर्सी में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष सिन्हा। लोकसभा चुनाव अगले साल 2024 में होंगे। इससे पहले देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए मेगा प्लान तैयार किया है। बूथ लेवल से लेकर टॉप कार्डर तक प्लान बीजेपी ने तैयार कर लिया है। बीजेपी ने पहली बार पार्टी के कामकाज को आसान बनाने के लिए लोकसभा चुनाव को लेकर 3 तरफ की रणनीति तैयार की है। इसके लिए बीजेपी ने नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन और ईस्ट रीजन तय किए हैं। यानी बीजेपी लोकसभा चुनाव को ट्रायंगल थ्योरी पर काम कर रही है। इसमें 6, 7 और 8 जुलाई को देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन के मंत्री के साथ रीजन के प्रमुख नेताओं की बैठक होगी। 6 को ईस्ट रीजन, 7 को नॉर्थ रीजन और 8 को साउथ रीजन की बैठक होना लगभग तय है। बैठक में रीजन में आने वाले राज्य प्रभारी, राज्य के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहेंगे। इसे रीजन की कार्यकारिणी के तौर पर भी देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इसे बीजेपी की बड़ी रणनीतिक एक्सरसाइज माना जा रहा है। और बीजेपी ने अपनी तरफ से रणनीति तैयार कर ली है, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने एक मेगा प्लान तैयार किया है। माइक्रो मैनेजमेंट के लिए बीजेपी का यह मेगा प्लान है। चुनाव मैनेजमेंट के लिए देश को 3 सेक्टर में, यानी जो लोकसभा की जो सीटें हैं 543, उनको 3 सेक्टर में बांटा गया है। नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन और ईस्ट रीजन में 543 लोकसभा सीटों को बांटा गया है। तो लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना मेगा प्लान तैयार कर लिया है। माइक्रो मैनेजमेंट के लिए बीजेपी का ये मेगा प्लान तैयार हुआ है। कल देर शाम प्रधानमंत्री के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। तकरीबन 4.5 घंटे ये मीटिंग चली है। 3 अलग अलग सेक्टर में 543 लोकसभा सीटों को बांटा गया है और 2024 के लिए बीजेपी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। और किस्सा कुर्सी का में आज इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ दिल्ली से मनोहर केसरी और आलोक मेहता सर, एडिटोरियल डायरेक्टर हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ राकेश सिंह भी जुड़ेंगे, हमारे साथ महिमा कटारिया भी जुड़ेंगी। लेकिन आलोक मेहता सर, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। आलोक मेहता सर, कल जो मीटिंग हुई प्रधानमंत्री के साथ, जिसमें जेपी नड्डा भी मौजूद थे, अमित शाह भी मौजूद थे, 4.5 घंटे ये मीटिंग चली है। इस मीटिंग में मंथन कई सारी चीजों पर हुआ होगा। एक लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात निकलकर सामने आ रही है वो ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में संगठन में और सरकार में कुछ बदलाव होंगे, कुछ पदों पर बदलाव होने जा रहे हैं। क्या इस मीटिंग में इस बात को लेकर भी चर्चा हुई होगी? देखिए आशीष जी, ऑफिशियली तो कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन यदि हमारे अनुभव बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमीनी नेता भी हैं और टॉप के नेता भी हैं, मतलब ऐसे कहना चाहिए शीर्षस्थ नेता पर होने के कारण वो संगठन की बारीकियों को, बहुत ही कम ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं। वैसे ठीक है, कई लोग जमीनी भी रहे जिन्होंने प्रधानमंत्री बने, लेकिन जिस तरह से देश के चप्पे चप्पे पर उनको उनके बारे में पकड़ है, तो उसकी पूरी समीक्षा के लिए ये बैठक और संगठन में कमियों को लेकर कई लोगों से जो रिपोर्ट मिलती रही है, ठीक है, ये तो स्पष्ट है, चाहे वो ऑफिशियली नहीं बताया जाता, लेकिन चाहे मध्य प्रदेश हो, वहां क्या कमियां हैं, राजस्थान में क्या कमी है, कर्नाटक में हारने का क्या कारण है, वो सब तो पहले हो चुका है। अब ये देखना जाता है कि आगे का, जैसा आपने रिपोर्ट में भी बताया जी, और मंत्रिमंडल में भी कुछ स्थान खाली है। कुछ जो जिन लोगों को, चाहे वो महाराष्ट्र के नेता हो, चाहे बिहार के नेता हो, चाहे उत्तर प्रदेश के नेता हो, उन लोगों को मंत्रिमंडल में भी अभी स्थान है, तो साल भर अभी चूंकि बाकी है, तो इन सारे मुद्दों पर समीक्षा की गई है। हाँ, अंतिम फैसला मंत्रिमंडल का खास करके प्रधानमंत्री करेंगे और संगठन का नड्डा जी तो करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री और अमित शाह चूंकि संगठन के बहुत ही मजबूत व्यक्ति हैं, तो उनकी राय से किया जा रहा है। और एक शब्द और बताना जरूरी है, क्योंकि संघ के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक बाहर से, वो राजनीतिक दल नहीं है, लेकिन उनके संगठनात्मक जो रिपोर्ट मिली है, मोहन भागवत जी भी आज मैंने एक तरह से वो उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, और उसके बाद पहले भी भोपाल में भी ऐसी बैठक हो चुकी है, राजस्थान में हो चुकी, तो उनसे जो जमीनी, मैंने एक संगठन में जिनका राजनीतिक नहीं है, उनकी रिपोर्ट, संगठन की रिपोर्ट, मंत्रिमंडल के कामकाज की रिपोर्ट पहले से तैयार हो चुकी है, तो इस सब की समीक्षा की गई।
हालांकि मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका जाने से पहले 4 अहम बैठकें हुई थी, जिसमें कई शीर्ष नेता शामिल हुए थे। अमित शाह ने इस बैठक की अध्यक्षता की थी और इसकी जो रिपोर्ट होगी मुझे लगता है कि कल प्रधानमंत्री के समक्ष रखी जाएगी। महिमा कटारिया भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। महिमा, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों तक पहुंचा दूं। 1 जुलाई को बीजेपी ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, संगठन में फेरबदल को लेकर यह अहम बैठक होगी। बीजेपी के सभी महासचिव बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह अहम बैठक बुलाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, संगठन में फेरबदल को लेकर यह अहम बैठक होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह बैठक बुलाई है। 1 जुलाई को बीजेपी की यह बड़ी बैठक बुलाई गई है। महिमा कटारिया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। महिमा, कर्नाटका चुनाव में जो बीजेपी को हार मिली है उसके बाद से बीजेपी और ज्यादा आक्रामक हो गई है। 2024 के लिए तो बीजेपी की तैयारियां पहले से ही चल रही थी, लेकिन अब 3 राज्यों के जो चुनाव आने वाले हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, यहां पर भी बीजेपी किला फतह करना चाहती है। जो बदलाव किए जा रहे हैं, जिनके संकेत मिल रहे हैं, हालांकि मैं ये नहीं कहता कि जो मीटिंग हुई है उसकी जानकारी आपके पास होगी, ये कहना भी बेईमानी होगी क्योंकि उस मीटिंग की जानकारी नहीं होगी, लेकिन जो पैटर्न होता है उस पैटर्न के अनुमान, उस पैटर्न के जरिए अनुमान लगाया जा सकता है कि किस तरह के बदलाव संगठन या फिर सरकार में होने जा रहे हैं। आशीष, देखिए जिस तरीके से आपने समझाया, हमारे दर्शकों को बताया कि लगातार अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष 4 बार जो है राजधानी दिल्ली में बैठक ले चुके थे। प्रधानमंत्री हालांकि विदेश में दौरे पर थे, लेकिन उनके आने के बाद यहाँ पर एक मीटिंग बुलाई जाती है। कल देर रात मीटिंग चलती है, 4 घंटे तक लगभग मीटिंग चलती है, जिसमें पूरी जो रिपोर्ट है वो दी गई थी। अब संगठन की जब बात आती है आशीष, ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री हमेशा से यही बात कहते हैं कि किसी भी पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को मजबूत होना चाहिए और संगठन को मजबूत होना चाहिए। और संगठन में ऐसा अगर पार्टी के सूत्रों से माने तो पार्टी के हवाले से माने तो ये कहा जा रहा है कि जितने भी कुछ मंत्रिमंडल में ऐसे लोग हैं जो पहले संगठन में रह चुके हैं और उनको वापस से संगठन में लाने की तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से है। निर्देश ऐसा दिया गया है, जिसके ऊपर बैठक लगातार चल रही थी। अमित शाह उस बैठक में मौजूद थे, जेपी नड्डा उस बैठक में मौजूद थे और साथ ही साथ बीएल संतोष उस बैठक में मौजूद थे। 4 दफा लगभग ये बैठक हुई थी राजधानी दिल्ली में बीजेपी के एक्सटेंशन ऑफिस में, जहां पर ये डिसाइड हुआ था कि किस तरीके से मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। हालांकि होना है क्योंकि अगर कुछ मंत्री यहां पर आएंगे तो कुछ मंत्रियों के नए नाम जो हैं वो भी मंत्रिमंडल में शामिल होते नजर आएंगे। लेकिन आज की जो अहम खबर है वो ये है कि लोकसभा चुनाव से पहले, आगामी विधानसभा चुनाव से पहले, जैसे कि आपने कहा कि कर्नाटका की हार के बाद अब चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ निर्देश जा चुका है कि अब कोई भी चुनाव हारना नहीं है, जिसके चलते भाजपा ने पहली बार पार्टी के कामकाज को सरल बनाने के लिए आशीष देश भर में 3 सेक्टर, देश को 3 सेक्टर में बांटा है। नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन और ईस्ट रीजन में बांटा गया है। अब ये क्यों बांटा गया है? ताकि कामकाज सरल हो सके, लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाया जा सके और किसी भी चुनाव में जिस तरीके से कर्नाटका में हार मिली है वो ना मिले। उसके बाद क्या होने वाला है, 6, 7 और 8 जुलाई को देश के अलग अलग हिस्सों में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन के मंत्री के साथ रीजन के जो प्रमुख नेता होंगे उनकी बैठक होगी। 6 जुलाई को ईस्ट रीजन की बैठक होगी, 7 को नॉर्थ रीजन की बैठक होगी और 8 को साउथ रीजन की बैठक होगी। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा की ये बड़ी एक्सरसाइज है, लेकिन ये भी समझना बहुत जरूरी है आशीष की आखिर अगर 6 जुलाई की हम बात करते हैं, ईस्ट रीजन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये ईस्ट रीजन आ जाएगा, जो बैठक होगी वो आ जाएगा गुवाहाटी में। अब गुवाहाटी में किन राज्यों पे डिस्कशन होना है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जिन राज्यों पे 6 जुलाई को डिस्कशन होगा गुवाहाटी में, वो होगा बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। तो ये तो 24 का एजेंडा हो गया 6 जुलाई का, जहां पर मीटिंग होगी। अब 7 जुलाई को राजधानी दिल्ली में, क्योंकि नॉर्थ जोन आ जाता है, नॉर्थ रीजन आ जाता है, तो राजधानी दिल्ली में बैठक होगी। अब यहाँ पर कौन से राज्यों पर डिस्कशन होगा? जम्मू कश्मीर पर डिस्कशन होगा, लद्दाख पर, हिमाचल प्रदेश पर, पंजाब पर, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात, दमन, दीव, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, सब राज्यों पे डिस्कशन होगा। और 8 के बाद उसमें जो राज्य आएंगे वो आएगा केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, गोवा। इन सबको मतलब कुल मिलाकर कहें तो लोकसभा की 543 जो सीटें हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। राकेश सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश जी,
कल जो मीटिंग हुई थी उसमें एक खबर जो निकलकर सामने आ रही है कि जो गरीब तबका है उस तक पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री ने एक रोड मैप तैयार किया है और सभी वर्कर्स को यह संदेश दिया जाएगा कि उस तबके तक पहुंचा जाए। देखिए आशीष, 2024 को लेकर बीजेपी न केवल संगठन बल्कि सरकार के स्तर पर दो तरफा रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है। प्रधानमंत्री की अगुवाई में जो कल 4 घंटे से ज़्यादा बैठक चली है उसमें एक एक चीज़ पर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संगठन और साथ ही साथ सरकार किस तरह से 2024 में आगे बढ़ना है उसका पूरी तौर पर खाका तैयार कर लिया गया। जो हमारे सूत्र हैं इस बात की जानकारी दे रहे हैं आशीष कि मंत्रियों को साफ तौर पर दिशा निर्देश दिया गया है कि अपने क्षेत्र में गरीब, शोषित, वंचित वर्ग और पिछड़े वर्ग पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि अगला चुनाव वंचित, शोषित और गरीब और पिछड़ों पर लड़ा जाएगा। अपने मंत्रालयों की सरकारी योजनाओं को गरीब और मिडिल क्लास पर फोकस करते हुए काम करने की नसीहत दी गई है। और सबसे बड़ी खबर जी, 3 जुलाई को 4 बजे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैठक होने जा रही है और प्रधानमंत्री साफ साफ जो हैं 2024 को लेकर क्या सरकार की एजेंडा रहने वाली है सभी के सामने रखा जाएगा। और जो एक लंबी जो सूत्र बता रहे हैं कि जो संगठन के साथ साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक फेरबदल हो सकता है तो प्रधानमंत्री वहां पर भी एक सीधे तौर पर जो है दिशा निर्देश या नसीहत दे सकते हैं मंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैठक में। जैसा कि आप जानते हैं राकेश जी कि जो सूत्र हैं वो ये भी बता रहे हैं कि कई नामों पे चर्चा हुई। एक तो नाम जो है वो तय है कि जैसे कि शिंदे गुट, उनको एक कैबिनेट मंत्री का, उनके गुट को एक दर्जा दिया जाएगा। लेकिन नाम यहां पर चिराग पासवान के नाम पर भी चर्चा की गई और उस पर भी मंथन किया गया कि क्या चिराग पासवान को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए कि नहीं। लेकिन बाद में यह भी निकलकर सामने आया कि पारस को हम नाराज नहीं कर सकते। क्या उस पर भी चर्चा की गई थी क्या? देखिए, जिस तरह से जो नामों की चर्चा हुई है जो आप जिक्र कर रहे हैं, सूत्रों ने साफ तौर पे कहा है कि जो मंत्रिमंडल का फेरबदल होगा तो उसमें चिराग पासवान को जगह मिलना तय माना जा रहा है। रही बात एकनाथ शिंदे गुट से, उनके तरफ से भी उनके कोटे से यहाँ केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलने की बात की जा रही है। लेकिन अभी आपको कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये जरूर है कि मंथन जो है अंतिम दौर में है और जिस तरह से सरकार बीजेपी मंत्री अमित शाह का आज बिहार दौरा है। लखीसराय में अमित शाह की रैली है। विशाल जनसभा को अमित शाह संबोधित करेंगे। रैली ऐतिहासिक होगी। विजय कुमार सिन्हा की तरफ से ये बयान दिया गया है। बिहार की सियासी हलचल पर इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा आज है। लखीसराय में अमित शाह की रैली है। विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 3 बजे के करीब का समय बताया जा रहा है जिस समय जनसभा को संबोधित किया जाएगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोहर केसरी भी जुड़े हुए हैं। मनोहर, अभी बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी जिसमें बीजेपी राहुल गांधी के मणिपुर दौरे को लेकर ये कह रही थी कि हेलीकॉप्टर सेवा के जरिए अगर वो चुरा चांदपुर जाना चाहते हैं तो वो जा सकते थे, लेकिन वो सड़क मार्ग उन्होंने चुना। अभी अगर हम बात करें कांग्रेस की तरफ से तो आगे की क्या रणनीति है? क्या राहुल गांधी चुरा चांदपुर जाने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लेंगे या सड़क मार्ग से ही जाएंगे? क्योंकि जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि वहां पर विरोध प्रदर्शन सड़क पर हो सकता है, इसीलिए राहुल गांधी की सुरक्षा के लिए हेलीकॉप्टर से जाने की सलाह दी गई थी। देखिए आशीष, अभी कुछ देर पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष
मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके कहा है कि ये घटना राहुल गांधी को जिस तरह से वहाँ रोका गया है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, अनफॉर्चुनेट है। और उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं इस मामले को लेकर के। राहुल गांधी वहाँ पीड़ितों से मिलने के लिए जा रहे थे और उन्हें जो है सो जबरदस्ती एडमिनिस्ट्रेशन का सहारा लेकर के उनको रोका गया। जहाँ तक आगे का सवाल है, क्योंकि अब खबर यह है कि वो वापस लौटेंगे मणिपुर इम्फाल एयरपोर्ट से दिल्ली आ जाएंगे, लेकिन वो आगे हेलीकॉप्टर लेंगे या नहीं लेंगे ये देखना होगा। और जहाँ तक अब आप देखिए, अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे संगठन को लेकर के, तो कांग्रेस जो है संगठन को लेकर के बड़े फेरबदल करने वाली है। क्योंकि जिस प्रकार से कर्नाटक चुनाव के बाद हमने कल देर रात देखा कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से गुटबाजी चल रही थी, टी.एस. देव वर्सेज भूपेश बघेल चल रहा था, उसको सीधे तौर पे साधा गया है। उन्हें उप मुख्यमंत्री टी.एस. देव को बनाया गया है। और अब नहीं, लेकिन मनोहर, टीएस देव को उप मुख्यमंत्री बनाने की जो कवायद है, जो मांग है, वो तो 4.5 साल से चल रही थी। अब जब चुनाव में 6 महीने बचे हैं तब टीएस देव सिंह को बना दिया गया उप मुख्यमंत्री। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, ये चुनावी घड़ी और चुनावी रणनीति है। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक पूरी रूपरेखा तैयार की है कि पार्टी में किस तरह से बड़े फेरबदल किया जाए। चाहे वो कई राज्यों के बताया जा रहा है कि आधा दर्जन से ज़्यादा ऐसे स्टेट्स हैं जहां प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे, कई सचिव को महासचिव बना करके प्रदेश प्रभारी बनाया जाएगा। और खास करके जो कांग्रेस का जो पावरफुल कमेटी है, CWC है, उसमें जो 24 से बढ़ा करके 35 सदस्य कर दिए गए हैं, उनमें बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। प्रियंका गांधी, मनोहर, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ शक्ति भी जुड़ गए हैं, शक्ति फ्रेम में नजर आ रहे हैं। शक्ति हमारे साथ लखीसराय से जुड़े हैं जहां पर अमित शाह की रैली होने वाली है। शक्ति, पहले तस्वीरें दिखाते रहिए और ये बताइएगा कि कब अमित शाह की जो जनसभा है वो शुरू होने वाली है। देखिए आशीष, आपको बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है अब से कुछ ही देर में जो है लखीसराय पहुंचने वाले हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो रास्ते हैं जहां पे जनसभा होनी है, जहां पे अमित शाह पहुंचेंगे, वहां पे काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ है। लोग जो है दूर दूर से यहाँ पहुंचे हुए हैं। बारिश भी हो रही है काफ़ी, इसके बावजूद जो लोगों का उत्साह है, जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का उत्साह है, आप देख सकते हैं कि सड़कें कितनी लंबी लाइन है। तकरीबन 5 किलोमीटर जो दूर है यहाँ से जो मंच है, वहाँ पर जहाँ अमित शाह अपना जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन उससे पहले रास्ते में जो है काफ़ी भीड़ है और कुछ लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे बीजेपी के, उनसे भी हम बात करते हैं कि कितना उत्साहित है। और इतनी बारिश हो रही है, आप लोग इतनी बारिश में कहाँ से आए हैं? हम आए हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। मोदी जी हमारे भगवान हैं, अन्नदाता है हमारा। यही उनसे अपेक्षा है कि गरीब को वस्त्र भी दान करें, सब चीज़ दान करें। राजा आप हैं, अमित शाह हैं, राजा हैं, हम लोग उनके लिए मरने के लिए आए हैं। हमारा भगवान आ रहा है, इसलिए भगवान को दर्शन करने के लिए आए हैं। हम पतुहा से आए हैं, तेलिया मसान है। बारिश हो रही है, उसके बावजूद आप लोग यहाँ आए? जी, बारिश में मरना है क्या? मर जाएंगे उनके नाम पर, जय श्री राम के नाम पर मर जाएंगे। हम लोग अयोध्या तक गए हुए बाबू, सगर हम दर्शन किए हुए। और यही कहना है कि मोदी जी से कहा जाए कि हमारा गरीब के सुने, गरीब को देखिए खाली। देखिए लोग थोड़ी देर में आपके पास आएंगे और इस विषय पर डिटेल से बात करेंगे। शक्ति, आप हमारे साथ बने रहिएगा और सभी खास मेहमान आप हमारे साथ बने रहिएगा। बुलेटिन में वक्त। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी बेहद संजीदा है। इसकी वजह यह है कि बिहार में विपक्षी दल एक ही मंच पर आ गए हैं। बिहार में बीजेपी के लिए विधानसभा और लोकसभा दोनों ही चुनाव काफी मुश्किल होने वाले हैं, लेकिन बीजेपी इस चुनौती को लेने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रही है। इसकी तस्दीक इस बात से होती दिख रही है कि आज अमित शाह की पहली रैली है। जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह के इलाके में अमित शाह हुंकार भरेंगे। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के लखीसराय में एक मेगा रैली को संबोधित भी करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महागठबंधन में शामिल होने के बाद यह अमित शाह की पिछले 10 महीनों में 5वीं ऐसी जनसभा है। दिलचस्प बात यह है कि आज होने वाली जनसभा लखीसराय में होने वाली है, जो कि मुंगेर संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। और यहां से जनता दल यूनाइटेड के राजू रंजन सिंह, जिसे हम लल्लन सिंह के भी नाम से जानते हैं, वो सांसद है। 23 जून को पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक के बाद बिहार में अमित शाह का कार्यक्रम होने जा रहा है और माना यह जा रहा है कि अमित शाह अपनी जनसभा में विपक्षी दलों की हुई एकजुटता पर हमला बोल सकते हैं। थोड़ी देर के बाद लखीसराय में इस जनसभा को
गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शक्ति पटना से जुड़े हैं। इसके अलावा हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ा हुआ है। शक्ति, अमित शाह कितनी देर में अभी वहां पर पहुंचेंगे? देखिए, अभी हम लखीसराय में मौजूद हैं और यहाँ से बस चंद किलोमीटर जो है जनसभा जहाँ पे अमित शाह जो है रैली को संबोधित करेंगे। और अभी फिलहाल मौसम खराब है, यहाँ पे तेज बारिश सुबह से ही हो रही है। आप देख सकते हैं कि बारिश और जो कार्यकर्ता है उनका कितना उत्साह है। आप तस्वीरों में देखिए कि जो लंबी जो जाम लगी हुई है अभी, जहाँ पे अमित शाह जो जिस सभा स्थल पर जाएंगे वहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी अभी और है। और यहाँ पे काफ़ी मशक्कत करने के बाद जो है एक सिंगल लाइन जो है फिलहाल जो चालू रूट गाड़ियां आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ अभी भी लंबी लंबी जो है कतारें लगी हुई है। और यहाँ पर जो कार्यकर्ता है बीजेपी के, उनका उत्साह काफ़ी हाई है कि तेज बारिश हो रही है, इसके बावजूद भी जो है लोग डटे हुए हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं। अब देखिए कि किस तरह से जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो नारेबाजी कर रहे हैं। बारिश तेज हो रही है फिर भी जो है लोग यहाँ पर भींग कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए? मेरा नाम कन्हैया कुमार हुआ सर, और मैं बेगूसराय जिला से सामहो गांव से हैं। और मैं यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से अनुरोध है, निवेदन है कि हमारा सामहो मटिहानी पुल जो कि सुचारू रूप से अभी चालू नहीं हुआ है, उनके लिए जो है सो हम चाहते हैं कि वो बनवा दें। कार्यकर्ता काफ़ी उम्मीदों से आए हैं, कई चीज़ और कुछ लोग और हमारे साथ हैं। आप लोग बारिश में काफ़ी भीग भी गए हैं। हम लोग यहाँ फतुआ से आए हैं, काफ़ी ज़्यादा जन सैलाब लेकर आए हैं अमित शाह जी के स्वागत करने के लिए। इस बारिश में भी पूरी जनता यहाँ पे पहुँचे हुए हैं जो कि उनके स्वागत के लिए आए। अमित शाह जी ऐसे नेता हैं, ऐसे यशस्वी नेता है जिन्होंने भारत को पहचान दिलाने का काम किया है। इन्होंने भारत को भी अमित शाह का हेलीकॉप्टर जो है अब लैंड करने वाला आप देख सकते हैं तस्वीरों में। जो अमित शाह जो है अब लखीसराय पहुंच गए हैं और उनका जो विशेष हेलीकॉप्टर है बस यहाँ पहुंच रहा है। लोग कार्यकर्ताओं आप देख सकते हैं बारिश तेज हो रही है, उसके बाद लेकिन उसके बाद भी कार्यकर्ताओं में जोश देखा जा सकता है। शक्ति, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोहर केसरी भी जुड़े हुए हैं। मनोहर, अमित शाह की जो आज जनसभा होने जा रही है, जेडीयू के अध्यक्ष हैं और उनके उसमें ये जनसभा होने जा रही है। उनके जो गृह क्षेत्र है वहां पर ये जनसभा होने जा रही है। विपक्ष की जो रणनीति है बिहार को लेकर, वो किस तरह से बनाई गई है और किस तरह से विपक्ष उस पर काम कर रहा है? देखिए, अगर हम बिहार और पूरे देश भर की राजनीति की बात करें, सबसे पहले हम बिहार की बात करें तो जो आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का जो महागठबंधन है, इसी लेकर के वो आगे बढ़ने वाली है। क्योंकि जो 23 जून को बैठक हुई थी, तमाम विपक्षी पार्टियों के आला नेता मौजूद थे और उसके बाद माना जा रहा है कि ये जो अमित शाह की रैली है काफ़ी अहम है, खास करके लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के। तो ऐसी स्थिति में अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अपने संगठन में मजबूत करने में लगी हुई है। बिहार में जिस प्रकार से उन्होंने पहले प्रदेश अध्यक्ष को उन्होंने बदला था और उसके बाद वहाँ के समीकरण को साधने की कोशिश की थी। और अब हम बात करें जिसकी चर्चा मैं कर रहा था आशीष, कि जो कांग्रेस की पावरफुल कमेटी है CWC, उसमें प्रियंका गांधी, राहुल गांधी इनको जगह मिल सकती है। महिला कोटे से रंजिता रंजन जा सकती है CWC में। वहीं अगर हम कास्ट, तो विपक्ष की जो रणनीति है वो तैयार है। आलोक मेहता सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक सर, अमित शाह बिहार में आज जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती आरजेडी और जेडीयू का जो गठजोड़ है वो इस समय बीजेपी के सामने है। कांग्रेस का बहुत ज्यादा वोट बैंक तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, आरजेडी और जेडीयू बहुत ज्यादा मजबूत हैं। और अगर 2024 में ये मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो ये बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़े कर देगा। तो इससे निपटने के लिए बीजेपी की तरफ से क्या और राजनीतिक कोशिशें की जा सकती हैं? कहा यह भी जा रहा है कि कुछ नए नाम, कुछ नए सहयोगी दल, बिहार की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो एनडीए का हिस्सा बनेंगी, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा का नाम भी जोड़ा है। बिल्कुल आशीष जी, आपने ठीक कहा। अमित शाह जो है संगठन के व्यक्ति हैं, जैसा हम अभी चर्चा कर रहे थे, वो पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो वो आक्रामक नीति उन्होंने अपनाई है। देखिए, जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार साथ में रहे हैं बीजेपी के, बीच में फिर चले गए, फिर आ गए, तो ऐसी स्थिति में इस बार अब नीतीश कुमार की वापसी अब बीजेपी के साथ संभव नहीं दिखती। जिस तरह से वहां पर उद्धव ठाकरे के साथ अब समझौता करने के लिए तैयार पार्टी नहीं होगी, यही स्थिति यहाँ पर नीतीश कुमार की। और इसलिए, लेकिन आप ये बताएं,
कांग्रेस जो बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है बीजेपी के, राहुल गांधी वहां गए और अभी हमारे साथी बता रहे वर्किंग कमेटी बनेगी, कब बनेगी कोई नहीं जानता, क्योंकि खड़गे साहब कब से बने हुए अध्यक्ष अभी तक तो नहीं बना पाए। और बिहार के अध्यक्ष या यूपी के में कोई गतिविधि आपको दिखाई दे रही है? हमारे सब संवाददाता रोज आपसे हम सबसे बात करते हैं और वहां कांग्रेस का एक तरह से शून्य है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस तो नहीं है, और कांग्रेस यदि ऐसा आलोक सर, ऐसा तो नहीं है कि ये सारी रणनीति कांग्रेस कागजों पे ही बना रही हो और कागजों के जरिए पत्रकारों तक पहुंचा रही हो और वो जनता तक पहुंचा रहे हो? नहीं, ये मैं मानता हूं कि देखिए ऐसा अध्यक्ष तो उनके कागज पर है ही, लेकिन मेरा यही कहना है कि वो रणनीति उन राज्यों में बना रहे जहां वो सत्ता में है। देखिए सत्ता में छत्तीसगढ़ प्रायोरिटी दे दी, जबकि यूपी बिहार जो सबसे ज्यादा सीटें देती है, जहां कभी आधार रहा, सत्ता में बघेल साहब आ सकते हैं ना, उनको वापस वहां तो बीजेपी अभी कमजोर दिख रही है। बिल्कुल। लेकिन बीजेपी अपने ढंग से काम कर रही है, वो कहती है हमें यूपी बिहार भी देखना है, हमें छत्तीसगढ़ देखना है। अभी ठीक है, वहां एक लड़ाई लड़ी जाएगी, वहां अपोजिशन में रहकर के भी लड़ाई लड़ी जाएगी। तो मेरा मानना है कि राजनीतिक दलों में जो कांग्रेस का पुराना इतिहास ऐसा नहीं है कि सब हमेशा ऐसा होता था, लेकिन हाल के वर्षों में राहुल गांधी और उनकी पूरी पार्टी, आप बताइए वर्किंग कमेटी आज तक नहीं बनी है। प्रियंका राहुल तो पहले से, देखिए मणिपुर जाने के लिए भी कोई आदेश नहीं निकाला गया कि मणिपुर राहुल गांधी जा रहे हैं, वो अपनी मर्जी से जहां चाहे, अब तो सांसद भी नहीं है, लेकिन वो अपना एक प्रमुख जैसे कह सकते हैं कि वही राजकुमार है, वो जो चाहे करेंगे। और प्रियंका गांधी भी तय करेंगे, उनको अध्यक्ष रखेंगे क्या? अध्यक्ष तो उनकी तरफ देखे बिना कुछ कर ही नहीं पाते हैं। वो बड़े अनुभवी आदमी है, लेकिन जैसा मनमोहन सिंह जी के लिए बना, उसके बाद तो फिल्में भी बन गई। कभी खड़गे साहब का इतिहास लिखा जाएगा तो बताया जाएगा कि संगठन के साथ वेणुगोपाल, कल भी देखिए एक बात छत्तीसगढ़ के बारे में अपने दर्शकों को बताना जरूरी है जी। देखिए वहां पर जिस तरह से शैलजा जी ने बघेल के इच्छा के विरुद्ध अध्यक्ष को बिठाए रखा है, एक और चूंकि सिंहदेव कब से कोशिश कर रहे थे, जो आपने भी इंट्रोडक्शन में शुरू बताया भी था, 4 साल के बाद, वरना सिंहदेव तो कह चुके थे कि मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा इस बार। ऐसी स्थिति में उनको बनाने के लिए शैलजा एक तरह से बघेल को घेर करके, जैसे गहलोत को घेर करके सचिन पायलट हो कि और असंतुष्ट लोग हो, जोशी बन सकते हैं, ये बन सकते हैं, तो अपने ही मुख्यमंत्री को भी घेरे रखकर चाहते हैं कि सिर्फ वो जितना पार्टी के लिए फंड इकट्ठा करें ताकि चुनाव लड़े जा सके, और राहुल और प्रियंका की आरती उतारे। पहले सोनिया गांधी का नाम ले, क्योंकि वो पुरानी मैंने वरिष्ठ अध्यक्ष रही है, आज भी वो जब मौका आता है तो हस्तक्षेप करती है। तो इसलिए पार्टी का नेतृत्व तो परिवार के हाथ में है, और बीजेपी का नेतृत्व तो राज्यों में भी है। सुशील मोदी, उनको वहां से हटा करके पहले से ही वो आ गए थे डिप्टी चीफ मिनिस्टर से, और यहाँ उनको एक बाकायदा काम राज्यसभा में दिया गया। हो सकता है उनको मंत्रिमंडल में ले या चिराग पासवान को ले। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय राजनीति के तहत बीजेपी काम कर रही है, संगठन और सरकार के बल पर। बिल्कुल कांग्रेस काम कर रही है कमलनाथ, बघेल और उनके फंड के ऊपर।